हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का बीटी क्लासेस पे स्वागत है। हम लोग आज अपनी हिंदी व्याकरण की तीसरी क्लास देखेंगे। पिछली 2 कक्षाएं हमारी हो चुकी हैं। आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखें, क्योंकि हम उसी वीडियो के आगे से लिंक करते हुए आगे पढ़ेंगे। हमने जो पिछली 2 कक्षाओं में चर्चा करी है उसी के आगे हम लोग टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिस बिंदु पर चर्चा करेंगे उसी के आगे अनवरत हमारी क्लास रहेगी। ये क्लास हमारी डेली हो रही है, तो अगर आप लोग को नहीं पता है तो अभी आप लोगों के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ताकि आप लोगों को समय पर वीडियो और नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए, हम लोग फिलहाल ज्यादा बातें नहीं करते हैं और अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हमारी लास्ट क्लास जो थी वो हम लोग व्याकरण पे हमने खत्म कर दी। फिर से हम दोहरा रहे हैं, जिन भाइयों ने हमारे अपनी पिछली कक्षाएं नहीं देखी वो जाकर देख लें, तभी उनको ये क्लास अच्छे से समझ में आने वाली है। तो हम बता दें, हमने लास्ट क्लास में जो है व्याकरण के बारे में, उसके बेसिक के बारे में पूरी जानकारी ले ली है। हम यहाँ पे व्याकरण की बात कर रहे थे, तो व्याकरण यहाँ पे हम वर्ण विचार के तक पहुंच चुके थे। वर्ण विचार के बारे में, मतलब वर्ण के बारे में हम आज अच्छे से जानकारी लेंगे और आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे, जानने की पूरी कोशिश करते हैं। चलिए आइए, तो सबसे पहले हमने जैसा कि कहा व्याकरण के अंग की बात करें। देखिए हम लिखते चलते हैं। व्याकरण की अंग की बात करें तो 3 होते हैं। तीनों की चर्चा हम आपको एक बार बता देते हैं। सबसे पहले वर्ण होता है, फिर उसके बाद शब्द होता है, फिर उसके बाद जो होता है वाक्य होता है। यहाँ तक हमने बात कर ली थी। फिलहाल अब पिछली कक्षा को रिव्यू वहीं से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और शब्दों को, अपनी बातों को पिछली कक्षा से ही जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो वर्ण, शब्द, वाक्य, इन 3 होते हैं व्याकरण के। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। आप लोग अगर नोट्स बना रहे हो तो लिखते चलिएगा, ठीक है? पूरी बात आप संक्षेप में लिखते चलिएगा। अगर हम आप बात करते हैं कि वर्ण क्या होता है, शब्द क्या होता है, वाक्य क्या होता है, तो जो वाक्य, देखिए हम पीछे से थोड़ा सा रिलेट करते हुए पढ़ते चलते हैं, पीछे से थोड़ा सा आपको बताते हुए चलते हैं कि जो वाक्य होता है ये शब्दों से मिलकर बनता है। और फिर आपके मन में डाउट आ गया था शब्द क्या होता है, तो जी हाँ, आपका सब जो डाउट है बिल्कुल जेन्युइन है कि शब्द जो होता है वो वर्णों से मिलकर बना होता है, वो शब्द होता है। सॉरी, जो शब्द होता है वो वर्णों से मिलकर बना होता है शब्द। तो आपके मन में अब ये विचार आएगा कि सर आपने इतनी चर्चा कर ली, लेकिन अब ये तो बताइए कि वर्ण क्या होता है। जी, आपका जेन्युइन डाउट आ रहा होगा, और आप सीरियस स्टूडेंट्स हैं तो आपको मन में डाउट जरूर आ रहा होगा कि आपने वाक्य बता दिया, आपने वाक्य बता दिया, शब्द बता दिया, वर्ण के बारे में बताइए। फिर से नहीं समझ में आया, फिर से सुनिए। वाक्य जो होता है वो शब्दों से मिलकर बनता है, और जो शब्द होता है वो वर्ण से मिलकर बनता है। यहाँ तक बात समझ में? जी दोस्तों, चलिए अब हम वर्ण पे चर्चा करते हैं। वर्ण क्या होता है, ये आपके मन में डाउट आ रहा होगा। चलिए इसी को हम अब जानते हैं पहले कि वर्ण, हम पहले जो हमारा पहला बिंदु होगा वह वर्ण ही होगा, तो हम इसीलिए इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो वर्ण जो होता है उस पर अच्छे से चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए, फिर हम आपको एक बार दोहरा दें कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारी पिछली कक्षा नहीं देखी वो जाकर जरूर देखें। तो इससे जो है हम आपको बता दें, तभी हम आगे की कक्षा को लिंक करते हुए पढ़ते हुए चल रहे हैं, तो आपको अच्छे से बातें समझ में आएंगी। नहीं तो कुछ चीजें क्या होंगी आपके समझ में नहीं आएंगी। तो आप लोग अगर पिछली कक्षा नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, अच्छे से समझिए और फिर यहाँ पर आके इस क्लास को अटेंड करिए, ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करिएगा और जरूर लाइक करिएगा। चलिए आइए हम लोग अब वर्ण की बात कर लेते हैं। फिलहाल हम वर्ण की बात करने से पहले एक बात आपको और थोड़ी सी बता दें। इसके पहले, जैसा कि हमने यहाँ पे एक शब्द जोड़ा था कि हर जैसे वर्ण विचार, तो शब्द विचार और वाक्य विचार, तो वर्ण विचार की बात करते हैं। थोड़ा सा आपको हम टॉपिक पर ही रखते हैं, तो वर्ण विचार की बात करें, ठीक है दोस्तों? तो वर्ण विचार की अगर बात करें तो
शब्दों की, देखिए ध्यान से सुनिएगा, वर्णों का शुद्ध उच्चारण, पिछली कक्षा में हमने ये बात बताई है, फिलहाल हम यहाँ पे रिवीजन करा रहे हैं कि वर्णों के शुद्ध लेखन, उच्चारण व प्रयोग, ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगा, अच्छे से आएगा, हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि वर्णों के शुद्ध लेखन, देखिए लिखते भी चल रहे हैं, शुद्ध लेखन, प्रयोग, शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग, शुद्ध उच्चारण, का ज्ञान प्रदान करने वाली, ज्ञान प्रदान करने वाली को वर्ण विचार कहते हैं। देखिए फिर से एक बार समझाते हैं, हमें उम्मीद है आप धीरे से पढ़िए, आराम से आस्ते आस्ते पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हमने ये बताया वर्ण विचार की बात कर रहे हैं तो शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग, शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्रदान करने वाली, का ज्ञान प्रदान करने वाली को वर्ण विचार कहते हैं। इतनी बात हमें उम्मीद है आपको समझ में आएगी, अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम वर्ण की बात करते हैं। चलिए आइए दोस्तों, वर्ण हमारा यहाँ पे यही टॉपिक था ना कि देखिए हमने बताया वाक्य शब्द से मिलकर बना होता है, शब्द वर्ण से मिलकर बना होता है। तो आपके मन में डाउट होगा सर वर्ण क्या होता है, वर्ण कहाँ से आता है, इस आपके मन में डाउट आ रहा है, नहीं आ रहा है तो अपने मन में डाउट लाइए। देखिए हिंदी को रटिए मत, व्याकरण को हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, आपका नजरिया बदल देंगे, सोचने का नजरिया बदल जाएगा। आप जब हम पढ़ाएंगे आप एक नया डेवलपमेंट आप देखने को मिलेगा कि आप अच्छे से ये बातें समझ में आएंगी, और जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपका जो मार्क्स होगा, जो हम पढ़ा रहे हैं इसी से 90% पूरी तरीके से एग्जाम में ये स्पोर्ट से हूबहू आने की संभावना है, आप देखिएगा। चलिए फिलहाल हम देखते हैं वर्ण। तो वर्ण की बात करते हैं। तो वर्ण जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा, समझ में आएगा। अब हम इसकी बात करें तो वर्ण, देखिए ध्यान से, ध्वनि से बनता है। फिर से आपके मन में डाउट हुआ होगा सर ये ध्वनि क्या होती है, तो हमने पिछली कक्षाओं में इस बात को अच्छे से एक्सप्लेन किया, फिलहाल फिर भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। चलिए, ध्वनि से बनता है। अगर ध्वनि की बात करें तो भाषा की मौखिक इकाई, भाषा की छोटी मौखिक इकाई, ध्यान से समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, हम बता रहे हैं आपको, समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, कोई जल्दी नहीं है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक इकाई की बात कर रहे हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, ठीक है दोस्तों, सबसे छोटी मौखिक इकाई, जैसे मान लेते हैं आ, ये जो आ है ये भाषा की सबसे छोटी मौखिक है। देखिए आ, आप बोल रहे हैं ना, तो मौखिक इकाई हुई, मौखिक हुआ कि नहीं हुआ। आ के लिखित रूप को, ध्यान से सुनिएगा, ये जो आ है ये तो मौखिक इकाई हो गई, लेकिन कह रहे हैं कि यहीं से हमारी परिभाषा अभी निकल कर आएगी, के लिखित रूप को, के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है।
पहले यहाँ पे बीच में एक बात समझने की कोशिश करिएगा। भाषा की मौखिक इकाई, भाषा की जो मौखिक इकाई है, जैसे हमने बताया आ, ये जो है ये ध्वनि कहलाती है, ध्वनि। देखिए इतनी छोटी छोटी बातें कहीं नहीं मिलेंगी, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझिएगा, आराम से लिखते हुए चलिएगा। जो भाषा की मौखिक इकाई है, कोई भी मौखिक इकाई आप जो बोल रहे हैं, जब तक वो लिखित रूप को नहीं प्रदान करती तब तक वह ध्वनि कहलाती है। अर्थात जैसे हम लिखित रूप है इसको हटा दें, तो जब तक भाषा की मौखिक इकाई कोई भी ले लेते हैं, आ, तो वो जो है वो ध्वनि कहलाती है। लेकिन हम अब वर्ण की परिभाषा, इतनी बात समझ में ध्वनि क्या कहलाती है, लेकिन हमारा मेन मुद्दा जो है, जो मेन मुद्दा है वो वर्ण की परिभाषा जानना है। तो ये वर्ण की परिभाषा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। हमने बताया भाषा की सबसे छोटी इकाई की मौखिक भाषा के सबसे छोटी इकाई की मौखिक जैसे एग्जाम्पल के रूप में आ के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? हमें उम्मीद है हमने जो प्रयास करा आपको अच्छे से समझाने की, बहुत धीरे धीरे चलने की, वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। फिर से हम दोहराने की कोशिश करते हैं। वर्ण की परिभाषा की बात करें, भाषा की सबसे छोटी इकाई के मौखिक जैसे आ के लिखित रूप को, जो मौखिक है ये तो ध्वनि हुई, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। जो ध्वनि यही आ बनेगी, इसी के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। देखिए कहना चाह रहे हैं, सीधा सीधा मुद्दा यही है, भाषा की सबसे छोटी इकाई के मौखिक जो ध्वनि है, यहाँ पे जो ध्वनि ऐड करिएगा, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। समझ में आ गई यहाँ तक बात? हमें उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आएगी, और नहीं आएगी तो फिर से आप दोहरा के देखिएगा, आपको जरूर से जरूर समझ में आएगी। इतना डीपली कोई नहीं पढ़ाएगा, बहुत अच्छे से विस्तार से हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे अपने टॉपिक पर, अपनी चर्चा करते हैं वर्ण के बाद कि यहाँ तक की बात तो आपको परिभाषा समझ में आएगी। लेकिन अब हम बात करते हैं कि एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है। यहाँ तक तो बात हमने आपको समझा दी, लेकिन अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन मान लीजिए बनेगा, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। की सबसे छोटी मौखिक इकाई किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ध्वनि। इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि। ये क्वेश्चन आया भी है एग्जाम में। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन जो कि लेते हैं, पूछा जा सकता है भाषा की, देखिए आप लोग लिख लीजिए सबसे छोटी, यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव होगा, हमने लिखित, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, ठीक है दोस्तों, सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहा जाएगा? तो वर्ण कहा जाएगा। अब बात समझ में आई? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो वर्ण हो जाएगा। चलिए अब हम इससे आगे अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे।
मैंने आपको पहले परिभाषा बताई। अब हम बता रहे हैं कि एग्जाम में और एग्जाम ओरिएंटेड पर्पज से कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। देखिए आप लोग लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखते चलिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई। देखिए ना यहाँ पे हमने मौखिक बोला है न लिखित। क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखिए, किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। हमने सिंपल सा बोला भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए आप लोग। हमारा जो क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, ना हमने लिखित की चर्चा करी ना मौखिक की। देखिए अगर मौखिक की बात करता है तो ध्वनि हो जाएगा, अगर लिखित की बात करता है तो वर्ण हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में केवल ही आ जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो उसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ण। समझ में आया दोस्तों? इसका भी जवाब वर्ण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया, व्याकरण के 3 अंग होते हैं। उसमें से हमने ये भी बताया कि जो पहला होता है वर्ण, विचार, शब्द, वाक्य। जो व्याकरण के 3 अंग में भाषा के आधार पर जो सबसे छोटी इकाई होती है वह वर्ण ही होती है। इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण होती है। हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हम बहुत ही अच्छे से समझाते हुए आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर फिर भी थोड़ा बहुत अगर रह गया तो आप वीडियो को फिर से आप लोग पॉज करके फिर से आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। चलिए थोड़ा और एक लेवल बढ़ते हैं और अपना क्वेश्चन हम बनाते हैं अपना। देखिएगा बहुत ध्यान से। हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर नहीं चल रहा, 1 मिनट। हमने बोला अर्थ के आधार पर के आधार पर भाषा की छोटी इकाई। देखिए आप लोग लिखते चलिए, आप लोग नोट्स बनाते चलिए और अच्छे से लिखते चलिए। छोटी इकाई, तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिएगा कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। देखिए हम माना कि हम पूरा नहीं लिख रहे, लेकिन हम बोल जरूर है, तो आप लोग सुनते हुए चलिए और क्वेश्चन पूरा लिखते चलिए कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होगी वह शब्द होगी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह शब्द हो जाएगा। तो अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई जो भाषा की होगी वो शब्द हो जाएगा। इसका सही जवाब शब्द हो जाएगा। पहले एक बार हम आपको पूरा पढ़ा देते हैं, उसके बाद एक बार रिकॉल भी करवाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए यहाँ पे एक और 2 क्वेश्चन जो बनते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। अगला क्वेश्चन जो बन सकता है कि आप बहुत ही ध्यान से अच्छे से क्वेश्चन को सुनिएगा और उसका आंसर करने की कोशिश। भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। हम देखिए शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा लिख देते हैं आप लोग, क्योंकि पेन थोड़ा वर्क नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं भाव या भावार्थ। भाव या भावार्थ, तो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाव या भावार्थ, पता नहीं आज पेन को क्या हो गया, पेन नहीं चल रहा है। फिर भी कोशिश करते हैं कि क्लास पूरी हो जाए। फिलहाल आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए। हम बोले भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो आपने, हमें उम्मीद हो क्वेश्चन लिख लिया होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर हम आपको बता देते हैं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो वाक्य हो जाएगा।
इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो वाक्य हो जाएगा। एक बार हम रिकॉल करवा देते हैं। आइए, हमने पहले बताया कि वर्ड की परिभाषा भाषा की सबसे छोटी इकाई के मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई के मौखिक जो मौखिक होता है उसे मौखिक ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में। उसके बाद हमने आपको बताया कि इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। हमने पहला क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से बताया कि भाषा के सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। दूसरा हमने बताया भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है। हमने तीसरा क्वेश्चन बताया भाषा की सबसे छोटी इकाई यहाँ पे न लिखित न मौखिक तो वर्ण होती है। हमने चौथा क्वेश्चन बताया अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। और हमने आज का लास्ट सेशन नहीं खत्म हुआ, मतलब बता रहे इस प्रकार के बनने वाले लास्ट क्वेश्चन में है भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई जो कि वाक्य होती है। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अच्छे से हमारी बात आप तक पहुंच रही होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं और फिर आपकी बात को अपने चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आइए अब यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात बताने की कोशिश करते हैं। एलडीसी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि मुहावरा और लोकोक्ति में क्या अंतर होता है। देखिए कई बार बच्चे क्या होता है मुहावरा लोकोक्ति तो बहुत सारे रट के चले जाते हैं, वही बता रहे हैं आपको, कॉन्सेप्ट हम अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। तो बच्चे क्या होता है मुहावरा लोकोक्ति रट के चले गए, लेकिन उसने ऐसा क्वेश्चन पूछा ही नहीं। उसने क्वेश्चन पूछा कि मुहावरा और लोकोक्ति में क्या अंतर होता है। हम आपको इसका ऑप्शन भी देंगे, जैसा कि पहला ऑप्शन था मुहावरा वाक्य और लोकोक्ति वाक्यांश होती है। दूसरा ऑप्शन था मुहावरा वाक्यांश लोकोक्ति वाक्य होती है। तीसरा ऑप्शन था मुहावरा और लोकोक्ति दोनों वाक्यांश होते हैं। चौथा ऑप्शन था मुहावरा और लोकोक्ति दोनों वाक्य होते हैं। तो अब बच्चे रट के तो चले जाते हैं। रट के जाने का मतलब है बहुत सारे मुहावरा लोकोक्ति रट के चले गए, लेकिन जब उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बेस ही अच्छा नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कि मुहावरा किसे क्या होता है, लोकोक्ति क्या होता है, तो उसका आंसर नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम आपको जरूर बताएंगे कि मुहावरा और लोकोक्ति में क्या अंतर होता है। तो मुहावरा और लोकोक्ति, अगर आपको आंसर पता है तो आंसर कमेंट में कीजिए और बताइएगा, अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ बताइएगा। ठीक है दोस्तों, फिलहाल हम अपने आंसर को जानते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा हमारा पेन टैब नहीं चल रहा है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे बात ज्यादा करते हैं, आपको बोल बोल के समझाने की कोशिश करते हैं, और लिखने का जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होगी कोशिश करेंगे उतना ही आपको बोर्ड पे बताया जाए। तो हम जैसा कि पूछ रहे थे, आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि मुहावरा और लोकोक्ति में क्या अंतर होता है। मेन हमने आपको 4 ऑप्शन दिए, तो इसमें जो इसका सही जवाब हो जाएगा मुहावरा वाक्यांश होता है। ध्यान से सुनिएगा, मुहावरा वाक्यांश होता है, लोकोक्ति वाक्य होती है। समझ में आया दोस्तों? नहीं आया? आइए फिर समझाते हैं। मुहावरा वाक्यांश होता है, आइए देखते हैं, कोशिश करते हैं। मुहावरा वाक्यांश होता है और लोकोक्ति वाक्य होता है। समझ में आया दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना है, मुहावरा वाक्यांश और लोकोक्ति वाक्य होता है। हमें उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आज के अपने महत्वपूर्ण बिंदु पे चलते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक पे चलते हैं, जो है कि वर्ण के प्रकार। हेडिंग डालिएगा, आप लोग भी साथ साथ में लिखते चलिएगा, वर्ण के प्रकार। तो देखिए आप लोग को पता है, अगर नहीं पता है तो हम बताते हैं। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो पहला है स्वर
पता है ना जी। और दूसरा है व्यंजन। तो अब हम बात करते हैं कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। पहले तो इनके हम जैसा कि बेसिक बेसिक बातें करते आ रहे हैं, आपको पता होगा कि हम बहुत ही तो जैसा कि आपको पता होगा हम बेसिक से शुरुआत करते हैं, बेसिक बेसिक बातें ही जानने की और सीखने की कोशिश करते हैं। तो हम आपको बता दें इनके बारे में थोड़ी जानकारी। स्वर क्या होते हैं, व्यंजन, इनकी परिभाषा पहले जान लेते हैं, जिससे आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। अगर आपको परिभाषा ही नहीं पता होगी, जैसे कि हमने ऊपर देखा मुहावरा और वाक्यांश बहुत सारे लोग रट के चले जाते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में अगर घुमा के पूछ लिया जाए तो उसका आंसर आप नहीं दे सकते। तो इसलिए पहले हम लोग स्वर और व्यंजन की परिभाषा जानेंगे, उसके बाद उस पर और आगे चर्चा करेंगे। स्वर, अगर हम बोले तो स्वर, अगर एक छोटी सा फॉर्म में हम बोले तो स्वर स्वतंत्र और व्यंजन स्वतंत्र नहीं। अब फिर से आपके मन में एक डाउट आ जाना चाहिए, सर ये स्वतंत्र क्या होता है और स्वतंत्र नहीं क्या होता है। तो हम आपको चलिए बताते हैं कि स्वतंत्र क्या होता है और स्वतंत्र नहीं में अंतर। तभी तो आप जानेंगे स्वर और व्यंजन में क्या अंतर होता है। तो स्वतंत्र, जब, ध्यान से बहुत ही आराम से सुनिएगा और लिखते भी चलिएगा, वे ध्वनिया जो प्राण वायु से निकलते समय, ध्यान से सुनिएगा, हम बार बार दोहराएंगे, रिपीट करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम आम भाषा में बात करें, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से हवा निकलती है, प्राणवायु, आप लोग सुना होगा। तो हम बताते हैं प्राणवायु। एक चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, प्राणवायु। तो प्राणवायु, हवा बाहर निकलती है, आप बोल के देखिए, क ख। तो ये जो प्राण, वे ध्वनिया जो वे ध्वनिया जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु बिना रुके जो हवा है वो बाहर निकल जाती है, वे स्वर या स्वतंत्र ध्वनिया कहलाती है या स्वर कहलाता है। और इसका विपरीत उल्टा, मतलब इसका जस्ट उल्टा, वे ध्वनिया मतलब जो प्राणवायु बोलते टाइम जो है हवा बाहर मतलब रुक रुक के, रुकावट के साथ निकलती है, वो स्वतंत्र नहीं मतलब व्यंजन कहलाती हैं। समझ में आया? नहीं आया होगा, फिर से समझाते हैं आप लोगों को। देखिए, थोड़ा सा मौलिक रूप नहीं हुआ, हम जो आपको समझाना चाह रहे हैं व्याकरण के रूप में है कि इसकी जो परिभाषा, लेकिन इसका मौलिक रूप जो परिभाषा है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल वे ध्वनिया जो प्राण वायु से बिना रुके हवा बाहर निकल जाती है, स्वतंत्र या स्वर ध्वनिया कहलाती है। और जस्ट इसका उल्टा, वे ध्वनिया जो प्राण वायु स्वतः मतलब प्राणवायु रुकावट के साथ रुक रुक के बाहर निकलती है हवा, उसे व्यंजन कहते हैं। चलिए इसका हम जो है इसकी हम परिभाषा जानने की कोशिश करते हैं। ये तो हो गया, अब इसकी परिभाषा जानते हैं स्वर की। स्वर की अगर परिभाषा की बात करते हैं तो इसकी जो परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा, हम आपको समझाते हैं। वे वर्ण, देखिए आप लोग लिखते चलिएगा, वे वर्ण जिन्हें बोलते समय, आप लोग लिखिए, वे वर्ण जिन्हें बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है अर्थात स्वतंत्र होती हैं, स्वर कहलाती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है और इसका सही जवाब मतलब एकदम अच्छे से यही परिभाषा होगी। वे वर्ण जिन्हें बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है अर्थात स्वतंत्र रूप में बोली जाती है, स्वर कहलाती है। कैसे? अभी तो हमने परिभाषा बताई, स्वर के मतलब जितने स्वर हैं उनकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल व्यंजन की बात कर लेते हैं। लेकिन इसकी परिभाषा आप लोग लिख लीजिए, हम भी कोशिश करते हैं। वे वर्ण जिन्हें बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं,
समझ में आ गया? वे वर्ण जिन्हें बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है वे स्वर स्वतंत्र होते हैं, स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अब हम व्यंजन की बात कर लेते हैं। एक तो पेन को पता नहीं क्या ही हो गया है आज। व्यंजन की बात कर लेते हैं। जी दोस्तों, आइए। वे वर्ण जिन्हें बोलते समय किसी वर्ण की सहायता ली जाती है अर्थात स्वतंत्र नहीं होते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। उदाहरण स्वरूप देखिए, जैसे हम स्वर बोलते हैं, स्वर की पहले चर्चा करते हैं। तो स्वर जब बोलते हैं जैसे अ, देखिए आप बोलते चले जाइए, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जा रही, ना कोई रुकावट भी पैदा नहीं हो रही, हवा बाहर निकल रही है। और देखिए आप बोलिए सुचारू रूप से, बिल्कुल एकदम स्थिर से चले। लेकिन इसका उल्टा व्यंजन की बात करें तो देखिए, अगर व्यंजन हम का की बात करते हैं, देखिए का बोलिए आप, हमने शुरुआत तो का से करी, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा हम क्या समझाना चाह रहे हैं। हमने शुरुआत तो का से करी, लेकिन जब का बोल रहे हैं कंटिन्यू तो आ की ध्वनि आ रही है। देखिए बोलिए का गायब हुआ ना, अब आ क्या रही। तो वही कह रहे हैं, वह वर्ण जिन्हें बोलते समय अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है अर्थात स्वतंत्र नहीं होते हैं, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। हमें उम्मीद है आपको समझ में आएगा, आपने परिभाषा भी अच्छे से लिख ली होगी। चलिए अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं और आगे आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग आते हैं आपने आज के मुख्य बिंदु स्वर पर। स्वर के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। स्वर हमने बताया स्वतंत्र, हमने आपको परिभाषा बता दी, स्वतंत्र अर्थात सहायता नहीं ली जाती। सहायता नहीं। जी दोस्तों, अब हम स्वर के प्रकार की बात कर लेते हैं। जी दोस्तों, स्वर की प्रकार या संख्या की बात कर लेते हैं। बहुत से लोगों के मन में डाउट होता है, जैसे कुछ लोग कहते हैं सर 11 होती है, कुछ लोग 13 कहते हैं। तो ये दोनों में हम लोग अंतर समझेंगे, कब 11 होती है, कब 13 होती है, पूरी जानकारी हम लोग लेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि स्वरों की संख्या कब 11 होती है और कब 13 होती है। तो हम आपको बता दें, सबसे पहले ये है कि 11 जो होता है वो हिंदी में, और 13 जो होता है वो मूल भाषा। मूल भाषा को हमने कैसे डिनोट किया है, संस्कृत में। संस्कृत में तो हिंदी, जो कि हिंदी में 11 होती है और 13 मूल भाषा में अर्थात संस्कृत में होती है। हम इनमें दोनों में डिफरेंस करेंगे और जानेंगे कि 11 और 13 कौन कौन से होते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारे 11 होते हैं पहले उन पर चर्चा कर लेते हैं। आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ऐ, ओ, औ। बचपन में सबने पढ़ा होगा, ये टोटल 11 हो गए। बचपन में तो सबने पढ़ रखा होगा ना, ऐसा तो है नहीं कोई नई चीज है, लेकिन फिर भी एक बार हम आपको बता देते हैं कि ये 11 हो गए। अब दो कौन से एक्स्ट्रा हैं, आप इस पे मार्क कर लीजिए, जो री लिखा गया है इस पे मार्क कर लीजिए। इसे संबंधित हम कुछ चर्चा करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। देखिए अब बचपन में तो हमने ये पढ़ा है, लेकिन कुछ चीजें और हमने पढ़ी होती हैं, जैसे हम आपको आपके डाउट जो होंगे वो क्लियर कर देते हैं कि आपने क्या पढ़ा होगा। कुछ लोग ओ और औ के बाद, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये भी पढ़े होंगे, अंक आह। पढ़ा है ना भाई, पढ़ा ही होगा, हमने भी पढ़ा था।
बचपन में तो पढ़ा ही था, और इसी को बोल देते हैं। नहीं, हम आपको बता दें, ये जो दोनों ध्वनियां होती हैं, ये जो होती हैं, ये स्वर ध्वनियां नहीं होती हैं, इन्हें हम अयोग वाह कहते हैं। क्या कहते हैं भाई लोग? अयोग अयोग वाह कहते हैं। समझ में आ रही भाई लोग? देखिए, ये पहली बात हम क्लियर कर दें कि ये स्वर नहीं होते, सबसे बड़ी बात। तो आपके मन में बहुत सारा डाउट, सर अगर ये स्वर नहीं होते हैं तो 11 तो लिख दिया आपने, 13 फिर कौन से होते हैं? भाई चर्चा करेंगे उन पे, थोड़ा पेशेंस बना के रखो, उस पर भी आएंगे। फिलहाल जो बता रहे हैं, जो पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर आप लोग ध्यान दीजिए कि ये जो होते हैं, पहली बात तो ये स्वर नहीं होते हैं कि आयोग वाह होते हैं। आ का मतलब हमने हमेशा बोला है कि इसका मतलब नहीं होता है, और योग का मतलब होता है, जैसे हम बात करें तो इसका जो विच्छेद करें तो आ प्लस योग प्लस वाह, तो योग मतलब होता है जोड़, सबको पता है ना भाई। तो इस तरीके से मतलब हम इनकी तो शाब्दिक विच्छेद की बात करें, वो हमारी अभी टॉपिक की बात है, आगे हम करेंगे अच्छे से जो भी है। हम यहाँ पे ये भी बताना चाह रहे थे, केवल इतना बताना चाह रहे थे, ये जो होते हैं ये संस्कृत में उपयोग किए जाते हैं, संस्कृत के वर्ड है, मतलब ये जो होते हैं अनुस्वार और क्या कहते हैं विसर्ग होते हैं, ये संस्कृत के भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पे इनका हिंदी में कोई, हाँ स्वर के साथ ये बहन होते, ध्यान रखना है सबसे बड़ी बात, इनका स्वर के साथ तो मतलब मेल मिलाप होता है, लेकिन व्यंजन के साथ ये प्रयोग नहीं किया जाता है। सबसे बड़ी बात ध्यान यहाँ पे यही रखना है, ये बात बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो अंक और अह है, इनका स्वर के साथ जब हम संधि पढ़ेंगे तो वहां पे बताएंगे, इनका मेल मिलाप तो होता है, लेकिन इनका जो है व्यंजन के साथ मेल मिलाप नहीं होता। जैसे आपके पड़ोसियों में कुछ से झगड़ा होगी, कुछ से नहीं बनती होगी, कुछ उन्हीं के भाइयों से बनती होगी, तो वही यहाँ पे मतलब है कि इनका आपस में तो है, लेकिन बगल में जो व्यंजन भाई साहब है उनके साथ इनका कोई जुड़ाव नहीं होता है। चलिए, फिलहाल ये हमारे टॉपिक से थोड़ा सा हम भी बताना चाह रहे थे कि कुछ बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि अंक आ भी जो होता है वो स्वर का पार्ट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके पार्ट ये नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि अब आप के मन में डाउट होगा, सर अगर ये नहीं होते तो दो और कौन होते हैं बताइए। तो जी हाँ, हमने यहाँ पे री को जो है कॉलम करके रखा हुआ था, तो यहाँ पे री की चर्चा कर लेते हैं। जो री होता है, तो री को हम ऐसे लिख देते हैं। सबसे बड़ी बात ये देखो, ऐसे री हो गया, जैसे ही री में ऐसे घुमा दिए तो ये दीर्घ बन गया। क्या बन गया भाई लोग? दीर्घ बन गया। अब ये जो होता है, संस्कृत वर्ड में एक वर्ड यूज होता है, कहीं सुना होगा, री, ये री दीर्घ, ये जो एक ये री हो गया, ये री हो गया, एक ये बन के हो गए भाई लोग दो, तो यही हो गए 13, 11 तो यही रहेंगे भाई लोग, और दो ये जुड़ के हो जाएंगे 13, 9 2 11, 2 13 होगा ना, था ना, 1 2 3 9 2 11, हाँ, तो ये हो गए टोटल हमारे 13। समझ में आई भाई लोग बात कि 13 कौन से होते हैं, 11 कौन से होते हैं? हम एक बार इन सब बातों को रिकॉल करवाते हैं, आपको फिर से समझाते हैं। हमने सबसे पहले बताया स्वर स्वतंत्र सहायता किसी की नहीं ली जाती बोलने में। इनकी जो संख्या की बात करें तो एक तो 11 होती है, एक 13 होती है। 11 हिंदी में होती है, 13 मूल भाषा अर्थात संस्कृत में मानी जाती है। जो हिंदी में होती है वो हमने बताया आ से लेके औ तक ये 11 होती हैं। इन्हीं में जो दो और जोड़ देंगे वो री और री होगा, तो हो जाएगा हमारा जो है 13, यही हो जाएंगे मूल भाषा अर्थात संस्कृत में जो 13 उपयोग किए जाते हैं ये होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? समझ में आया? क्या आज तक ऐसा पढ़ा था? किसी ने बताया था? चलिए, अरे पढ़ा होगा भाई, पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, हम भी पढ़ा रहे हैं, समझ लीजिए, हमसे भी पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत सीख लीजिए कि जो कहते हैं ना ज्ञान कहीं से भी मिले ले ही लेना चाहिए। कौन सी बड़ी बात है, डाइजेस्ट हो जाएगा। हाँ, ज्ञान कहीं से भी आए ले लेना चाहिए, बशर्ते वो ज्ञान आपके लिए फायदेमंद हो, आपके लिए कारगर साबित हो, बस इतना ही है। हाँ दोस्तों, समझ में आ रही है बात? चलिए, हमें उम्मीद आपको समझ में आ रही होगी। तो
अब हम लोग अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, ज्यादा बात को नहीं खींचते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमें उम्मीद है आपको समझ में जो छोटी बातें हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी और हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। देखिए इस टॉपिक को भी हमने बहुत अच्छे से स्वर को बहुत ही अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करी और समझाने की आपको कोशिश करी। हमें उम्मीद है कोई डाउट कोई इससे कुछ भी नहीं रहेगा। हाँ, थोड़ा सा राइटिंग में फेल है लेकिन फिर भी हम उसको एक एक पॉइंट को लिख कर ना अगर बता पा रहे हो तो हम बोलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे हमारा जो एफर्ट है लिखने में प्लस बोलने में दोनों ही है। तो कहीं भी अगर कोई दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में उस पर चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जानने की कोशिश करते हैं। तो हम अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। हमने अभी तक स्वरों की संख्या जानी, अब हम स्वरों के प्रकार की चर्चा करते हैं। स्वरों के प्रकार, तो जो पहला प्रकार होगा, पहला प्रकार लिखिए भाई, लिखिए, मुझे क्यों देख रहे हैं, कॉपी पेन भी लिख लीजिए। अगर फिर भी आपको पीडीएफ, देखिए इतना अच्छा तो नहीं लिखा जा रहा है बोर्ड पे कि आपको पीडीएफ इसकी हम प्रोवाइड करवाएं। फिलहाल हम कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में जैसे ही अच्छा एक बन जाता है, राइटिंग अच्छी होने लगती है, तो हम कोशिश करेंगे पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाएं। टेलीग्राम चैनल आप लोग लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए भाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारा काम है पढ़ाना। फिलहाल हम अपने टॉपिक पर आते हैं। अगर आप लोग नहीं भी सपोर्ट कर रहे हैं कोई बात नहीं, एक दो लोग ऐसे होते हैं, मिल जाते हैं, चलिए कोई बात नहीं है। फिलहाल आप लोग हमारे जो हमारा हार्ड वर्क आप लोग के लिए करें, अप्रिशिएट कीजिए भाई, थोड़ा तो आपका बनता ही है ना। चलिए फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं कि हम बताते हैं आपको स्वरों के प्रकार। तो जो स्वरों का पहला प्रकार होगा उसके बारे में जानते हैं। जो पहला प्रकार होगा उसकी चर्चा करते हैं। तो पहला होगा मात्रा ऑब्लिक उच्चारण। एक मिनट भाई लोग, हाँ, ये मात्रा ऑब्लिक उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, अभी तो पेन ठीक चलने लगे भाई, लेकिन कोई बात नहीं भाई, ऐसा नहीं बोल लेगा, नहीं तो नजर लग जाने का। कहते ना तो कितनी खूबसूरत है, नहीं नहीं भाई ऐसे नहीं बोलने का, मम्मी कहती है नजर लग जाने का तो काला टीका लगाने का भाई। हाँ चलिए फिलहाल आते हैं टॉपिक पर, मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। तो अगर इसकी चर्चा करें तो इसके 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं चलिए उसके भी बारे में चर्चा करते हैं। तो जो पहला प्रकार होता है वो ह्रस्व, ह्रस्व स्वर। देखिए बात करी, लग गई नजर। दूसरे प्रकार की चर्चा करते हैं, ह्रस्व स्वर हो गया। अब दूसरे प्रकार की बात करें तो दीर्घ स्वर होता है। ठीक है दोस्तों, तो दीर्घ स्वर होता है। ठीक, हम कुछ सोच रहे थे कि यार ये पेन को फिर से नजर लग गई। चलिए फिलहाल हम अपने तो फिर भी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, अपनी कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल चलिए, और तीसरा जो होता है वो प्लुत होता है। देखिए आप लोग लिख लीजिएगा, हम बोल रहे हैं जो यहाँ पे लिखा जा रहा है वो सही है नहीं, ये थोड़ा सा राइटिंग का फेर है। हम फिलहाल बोलने की पूरी कोशिश करें। प्लुत स्वर, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, ये 3 तो प्रकार होते हैं मात्रा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। ये भी क्या हुआ, मेरे कहने का मतलब मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर हमने 3 भागों में बांटा। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। अब हम एक एक की चर्चा करते हैं, लेकिन चर्चा करने के पहले इनके कुछ और नाम भी हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, इनके कुछ और नाम भी हैं जो एग्जाम में यूज कर लिए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, बच्चों को भटकाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए यूज कर लिया जाता है, जैसे कि लघु, छोटा। क्या ही लिखा जा रहा है ये, देख लो भाई लोग, क्या लिखा जा रहा है भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। छोटा, ये छोटा लिखा है, कौन से एंगल से है छोटा? ये कुछ तो बड़ा ही लिख रहा है मुझे तो। चलिए फिर इरेज करते हैं और फिर से कोशिश करते हैं, क्या पता चल जाए। छोटा, लघु, छोटा,
इसको एक मात्रिक भी बोलते हैं। क्या दोस्तों? एक मात्रिक। देखिए आप लोग वर्तनी की बहुत ध्यान दीजिएगा, हम अच्छे से लिखते हुए समझाते हुए चल रहे। एक मात्रिक, या तो इसको जैसे या मूल बोल देते हैं, मूल, क्योंकि इससे जो है संधि का निर्माण नहीं होता। तो मूल भाषा, क्योंकि मूल भाषा हम आगे अभी संधि में आपको चल के बताएंगे कि मूल भाषा जो मूल स्वर है इनसे संधि मिलकर नहीं बनती है। फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं। अब हमने बात करी, तो देखिए कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है एंटोनिम स्वरम जिसको कहते हैं विपरीतक शब्द। तो जैसे कि हम बात करें लघु, ठीक है दोस्तों, लघु, और यहाँ पे लिखा है छोटा, यहाँ पे लघु, यहाँ पे एक मात्रिक। तो इन्हीं के अगर मान लो एग्जाम में कभी कभी हर्ष स्वर पूछा, हर्ष लघु का अगर आपको पूछा जाता है, चलिए फिलहाल हम लिख के फिर बताते हैं। यहाँ पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। तो इसका अगला जैसे हम लिख सकते हैं, आ जाता है कभी कभी एग्जाम में गुरु। क्या है? गुरु लिखा जा रहा है ये, इसका लिख देंगे बड़ा। बड़ा लिख रहा भाई, बड़ा पाव बन रहा है तो यार, बड़ा की जगह कुछ और ही बन रहा है ब्रो। ये तो बड़ा ही पाव बन रहा है मुझे लग रहा है। चलिए यार इसे कोशिश करते हैं फिर से। कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। आइए देखते हैं। तो इसका हो जाएगा बड़ा, जी दोस्तों, बड़ा। और इसका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है संबंध बिठाने की बात है। संबंध तो आप लोग रिलेशनशिप भाई, रिलेशनशिप की, जैसे कि अगर हम बात करें तो हर्ष का दीर्घ से, लघु का गुरु से, छोटा का बड़ा से, एक मात्र। जैसे कभी कभी एग्जाम में एक सवाल आया था लघु, लघु का जो है विपरीत शब्द पूछा था, लघु का विपरीत। तो ऑप्शन में दीर्घ भी था, गुरु भी था, बड़ा भी था। तो अगर ऑप्शन की बात है, लघु में दीर्घ, गुरु, बड़ा सब थे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपको कभी कभी तत्सम और तद्भव का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे जो है आप लोग ध्यान रखा करिए। तो ऑप्शन में जो होगा, लघु का जो विपरीत शब्द होगा वो गुरु होगा, दीर्घ और बड़ा नहीं होगा। ध्यान रखने का भाई, नहीं तो ऐसे ही गलती करने का, फिर सिलेक्शन नहीं होने का। तो ध्यान से, समझदारी से, अच्छे से पढ़िए, हमसे पढ़िए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रेट। जो कुछ लोग ट्रिक लेके आते हैं हिंदी इतने दिनों में सीखे, मतलब हिंदी को, व्याकरण को, संधि अब बस 10 मिनट में, अरे ऐसा कुछ नहीं होता भाई। संधि कोई 10 मिनट में नहीं सिखा सकता, आप सीख सकते हैं। ऐसा कहने वाली बातें, बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है, बहुत चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो जो 10 मिनट 15 मिनट वाले वीडियो बना देते हैं, ये सब बस ऐसे ही फेक वाले, इनका जो उनको पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन भी नहीं होता भाई। क्योंकि आप जब एग्जाम में बैठते हो तो आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। वहां पे प्रेशर होता है, टाइम मैनेजमेंट होता है, टाइम कम होता है। चलिए फिलहाल अपने टॉपिक पर आते हैं हम लोग। तो हम यही चर्चा कर रहे हैं। तो हमने आपको बताया द्विमात्रिक। अब हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, हम थोड़ी देख ले प्लुत को भूल जाते हैं। प्लुत को इसलिए हमने बता दिया, प्रकार में प्लुत भी आता है, लेकिन अब हम चर्चा सिर्फ करेंगे ह्रस्व की और दीर्घ की। तो हम आप चर्चा ये करते हैं कि ह्रस्व स्वर आपके मन में ये भी सवाल आएगा ना भाई कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं और दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं। देखिए ह्रस्व 4 होते हैं, आ, ई, उ, आ, ई, उ, री। इसके बाद जो बच गए दीर्घ होते हैं, आ, ई, उ, ऐ, दोनों वाले लिख देते हैं, ऐ, ओ। इनकी संख्या 7 होती है। आओ चाहे आप गिनती देख लीजिए, 3, 2, 5, 2, 7। इनकी संख्या 7 होती है, इनकी संख्या 4 होती है। लो हो गए, प्लस कर दो यहाँ पे, तो मैथमेटिक्स भी आप पढ़ लीजिए, 11 हो गया। तो हमने बताया ह्रस्व और दीर्घ, इनकी संख्या 4, इनकी संख्या दीर्घ 7, दोनों संख्याएं मिलकर बन गई 11। ये कौन कौन सी होती है हमने आपको वो भी बता दिया। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी बातें समझ में आ रही होगी, नहीं समझ में आएगी। हम बार बार इसीलिए एक एक चीज को कई बार पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा हमारा जो है रह रह के हमसे गुस्सा हो जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, होता है, ऐसा होता है।
छोटी छोटी बातें होती रहती हैं जिंदगी में, क्या ही करना है। हाँ दोस्तों, तो उस पर ध्यान नहीं देने का। हम जो पढ़ा रहे हैं, जो सिखाना चाह रहे हैं आपको, हमारे दोस्तों, हमारे भाई, वो आपको समझ में आ रही है नहीं, बस इतना सा ही है कि आपके समझ में आना चाहिए। बाकी जो जिंदगी में ऊपर नीचे बातें होती हैं वो उस पर ध्यान नहीं देने का। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो कक्षा होगी हमारी वो यहीं पे समाप्त होगी। और हमें उम्मीद है हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश किए हैं और अपना पूरा प्रयास एफर्ट दिए हैं कि आपको ये जो हमारी जो कक्षा थी वर्ण विचार की, जो पहली आज की दूसरी कक्षा थी, और अभी स्टार्ट किया है हमने वर्ण पे बात करना स्टार्ट किया। अभी आगे संधि पढ़ेंगे, बहुत सारे वर्ड से जुड़े हम सत्य पढ़ेंगे। अभी तो हमारा व्यंजन पढ़ना बाकी है, अभी स्वर ही हमने स्टार्ट करा है। आगे आने वाली कक्षा में कल पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिए भाई। अगर आपको लग रहा हो कि जो हम पढ़ा रहे हैं जेन्युइन ऑथेंटिक एक अच्छा आपको मिल रहा है, सामने वाला दे रहा है, कुछ डिलीवर कर रहा, अच्छी तरीके से आप तक बात पहुंच रही, तो जरूर से जरूर क्लास को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचे भाई। हमारी थोड़ी जो हार्ड वर्क है उसको भी अप्रिशिएट कीजिए, आप थोड़ा प्यार अपना बनाए रखिए। आपको बता दें कि जो लोग पीसीएसजे की तैयारी कर रहे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ पीसीएसजे का पेपर लगा हुआ है, तो सपना मैम के द्वारा वहां पे जो है इसी वीडियो क्लासेस पे यहीं पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर के शॉर्ट पेपर कराए जा रहे हैं, शॉर्ट पेपर कराए जा रहे हैं, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं जो लोग पीसीएसजे की तैयारी कर रहे हैं। हिंदी तो मस्ट है, जैसे एसआई किसी भी आप परीक्षा में बैठते हैं तो जो हम पढ़ा रहे हैं आपको ये कक्षा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही सफिशिएंट है। अगर आप यहाँ से पढ़ के जाते हैं तो आपको कक्षा में क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, ये हमारा दावा है। 90% क्वेश्चन छपेंगे, तो आप लोग देखिएगा। इसका जो हम पढ़ा रहे हैं ये बहुत ही ऑथेंटिक और जेन्युइन है, कोई काट नहीं सकता है। ऐसी कक्षाएं भी आपको जल्दी यूट्यूब पे फ्री में नहीं मिलने वाली है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप क्लास को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। और अगर आप कहेंगे तो आने वाले दिनों में हम लोग इस कक्षा को लाइव भी कर सकते हैं, बशर्ते उसके लिए आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए, तभी हम इस क्लास को लाइव रखेंगे। नहीं तो जैसे चल रहा है ऐसे तो चलेगा ही, हमारा काम है पढ़ाना, हम तो पढ़ाएंगे भाई। अब आप देख लीजिए आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, आपको सिलेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए। चलिए, तो एक बार फिर से आप लोगों का वीडियो क्लासेस से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए भाई, क्या जाता है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।